Hello everyone, welcome to AeroTap and welcome back to today's session. So today we are starting a new chapter which is data sufficiency. So one of the important topics for your reasoning for RBI grade B exam. और ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है काफी स्टूडेंट जो है उस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, राइट? क्योंकि कई स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, एक्यूरेसी नहीं आती है। सो हमको ये अप्रोच करना है, हमको ये सीखना है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो और कैसे वहाँ आप एक्यूरेटली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो डेटा सफिशिएंसी के लिए सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, आपको जो टॉपिक है जिस पे डिपेंड वो डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आएगा वो टॉपिक का बेसिक मीन्स क्या कह रहे हैं, टॉपिक का बेसिक बहुत ज्यादा ही क्लियर होना चाहिए। ओके, जैसे कि डेटा सफिशिएंसी आपका कौन कौन से टॉपिक पे बन सकते हैं, जैसे हो गया डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस वाला, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के टॉपिक्स पे आपका बन सकता है। रैंकिंग के टॉपिक्स पे आपका डेटा सफिशिएंसी बन सकता है। सीटिंग अरेंजमेंट पे आपका डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पजल पे आपके डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बन सकते हैं एंड ब्लड रिलेशन पे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, ठीक है। और एक आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ये सबसे इजी है, ठीक है, इसको तो स्किप करना ही नहीं है। चाइनीज कोडिंग पे भी आपका डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपके डेटा सफिशिएंसी का जो टाइप है, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। तो मेनली आपको क्या होना चाहिए, ये टॉपिक का नॉलेज कंप्लीटली होना चाहिए, मतलब जितने भी छोटे छोटे बेसिक्स भी हैं वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, अगर बेसिक्स अच्छे खासे हैं तो, ठीक है। तो जब आपको पता है, आपने इन क्वेश्चंस की, नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो, आप इन टाइप के जितने भी आप इनमें से चूज करोगे, इनमें से टॉपिक्स, उनमें आप कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, तो ही जाके आप उस डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को आगे कर सकते हो, राइट? क्यों? क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में हमको क्या करना होता है, वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर और द पर्टिकुलर आंसर, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि जो डेटा गिवन है किसी भी स्टेटमेंट में वो सफिशिएंट है या नहीं है। सफिशिएंट पहले वाले में भी हो सकता है, दूसरे वाले में हो सकता है, तीसरे वाले में हो सकता है, ऐसे टाइप के आपके पास डेटा गिवन होगा, क्वेश्चन गिवन होगा। बट आपको सिर्फ इतना बताना है जो डेटा है वो हमारे आंसर तक हमको लेके जा सकता है या फिर नहीं लेके जा सकता है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ऑलरेडी ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने इसके सिंपल क्वेश्चंस में, मतलब उस टॉपिक के क्वेश्चंस पे कमांड रखी होगी, राइट? तो पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, डेटा सफिशिएंसी आपको अगेन ऐसे ही नहीं आएगा कि आप चल रहे हो कि ये एक दूसरा टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने उसका नॉर्मल क्वेश्चंस ही नहीं करे उस टॉपिक के, मान लीजिए ब्लड रिलेशन पे डेटा सफिशिएंसी आ गया और आपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं किए, आपने सीखे ही नहीं, तो वहां पे आप उस क्वेश्चंस को कभी कैसे सॉल्व कर पाओगे? भले ही वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ईजी लग रहा हो, बट वहां पे आपको टच नहीं करना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, ठीक है, विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विद आवर फर्स्ट, पहले ऑप्शंस को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जब ये आपके पास ये ऑप्शंस गिवन है, जब हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगी, ठीक है, टू स्टेटमेंट्स आर देयर, ठीक है, जब हमारे पास सिर्फ दो स्टेटमेंट्स होंगी तो हम कैसे हमारे पास आपके ऑप्शंस आते हैं। तो ऑप्शन जनरली ऐसे रहेंगे जब आपके सिर्फ दो ही स्टेटमेंट होगी। इफ द डेटा इन स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट, मतलब जो डेटा वन का है वो आपका सफिशिएंट है आंसर देने में, बट वहीं मतलब वन का निकल गया तो ऐसा नहीं कि आप दूसरा चेक नहीं करोगे, आपको क्या करना है, अगर वन से आंसर निकला है सो आपको सेकंड भी चेक करना ही पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। ऐसा नहीं कि पहले से निकल के छोड़ दिया, नहीं, सेकंड को भी चेक करो। सेकंड से अगर नहीं निकला तो आप इसको चूज करोगे कि ओनली वन, ठीक है। अब आगे देखो, सेम ऐसे ही इसमें क्या है, अगर सिर्फ आप सेकंड से आंसर निकाल सकते हो, फर्स्ट से आपका आंसर नहीं आया, सो यू आर गोइंग टू चूज दिस वन। क्या है इसका मतलब? ओनली सेकंड वाला। क्लियर? नेक्स्ट, इफ द डेटा ईदर इन वन, ठीक है, अलोन और इन स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ईदर इन वन और टू का मतलब देखो, ईदर मीन्स या तो ये या तो ये, सो इसका मीनिंग होगा आपका दोनों से ही आंसर आ सकता है। आपने फर्स्ट स्टेटमेंट डाला, वहां पे फर्स्ट से आपका आंसर आ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट भी चेक करते हो आप, सेकंड से भी आपका आंसर आ रहा है। अब दोनों से आंसर आ रहा है तो आप वहां पे बोथ नहीं बोलते हो, आप बोलते हो ईदर फर्स्ट और सेकंड से आंसर आ रहा है। गॉट इट? सो यू विल चूज ऑप्शन नंबर सी हियर। देन
इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशियंट। अब आप क्या करते हो, इन दोनों ऑप्शंस के लिए ध्यान दो। जब आपका फर्स्ट से आंसर नहीं आया, मतलब मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आया, आई विल ट्राई द सेकेंड स्टेटमेंट एंड मेरा यहां से भी आंसर नहीं आया, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट्स है। और यहां से भी अगर आपका आंसर नहीं आता है कंबाइन करने के बाद, देन यू आर गोइंग टू चूज दिस ऑप्शन कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट सफिशियंट, बोथ आर नॉट सफिशियंट। गॉट इट? नेक्स्ट, बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी और सफिशियंट टू आंसर। मतलब ये नेसेसरी हमको, बोथ 1 and 2 आर नेसेसरी, मतलब दोनों को कंबाइन करने के पर आंसर आ रहा है, तब आप इसको यूज करते हो। गॉट इट? सो आई होप आपको समझ में आया है कौन सा ऑप्शन आपको कब यूज करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, व्हेनेवर वी हैव 3 स्टेटमेंट और मोर देन 3 स्टेटमेंट, तब आपका क्या होगा, तो जब भी 3 स्टेटमेंट होती है, ठीक है, 2 से अगर ज्यादा स्टेटमेंट है, ठीक है, 2 से अगर ज्यादा स्टेटमेंट है, तो हमेशा ध्यान रखना वहां पे आपको ऑप्शन से काम लेना है। ऑप्शन में जिस टाइप का भी कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन जिस टाइप का भी आपको कॉम्बिनेशन दे रहा है या फिर किसी भी टाइप का ऑप्शन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेक करो। सपोज इन ऑप्शन ए देयर इज 1 + 2 से आंसर आएगा, 1 + 2 इज सफिशियंट, ठीक है, तो आप वहां पे 1 और 2 को कंबाइन करके डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करो। अगर वहां पे ऑप्शन नंबर बी है कि सिर्फ सेकंड से आया, तो एक बार सिर्फ सेकंड से ट्राई करो। थर्ड ऑप्शन है कि सेकंड और थर्ड से आ रहा है मिला के, तो दोनों को ट्राई करो साथ में कंबाइन करके। तो आपको ऑप्शन से चलना है व्हेनेवर वी विल हैव मोर देन 2 स्टेटमेंट्स। गॉट इट? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। इजी से स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। हाउ इज ऑल्सो रिटर्न इन अ कोड लैंग्वेज? कोड लैंग्वेज में ऑल्सो को कैसे लिखा है? देखो ये चाइनीज कोडिंग है, तो यहाँ पे आई होप आपने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, आपने पहले के सेशंस देखे होंगे जो हमने जब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर किया था, राइट। तो आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है इसको? देखो, वैसे तो आप इसको डायरेक्ट देख के भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली इसको देख के भी कर सकते हो, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं आपको क्लियरली समझाने के लिए। तो ही ऑल्सो शो डेटा, तो इसकी दूसरी लाइन क्या है, नाउ मैनी पर्सन ऑल्सो। तो नाउ इज अ न्यू वर्ड, मैनी न्यू वर्ड है, पर्सन इज अ न्यू वर्ड, एंड देन ऑल्सो रिपीट हो रहा है। इसमें इतना ही है। अब देखो इसमें सिर्फ ऑल्सो रिपीट हो रहा है, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट से अगर हम ध्यान दें तो सिर्फ ऑल्सो रिपीट हो रहा है, एंड दैट मीन्स कि ऑल्सो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ऑल्सो का हिफ तो फाइंड आउट करना है। अगर ऑल्सो रिपीट होगा तो डो नॉट फाइंड इट, फाइंड मत करो, हमने वहां पे जाके आंसर थोड़ी फाइंड करना है, लिखो मत, टाइम वेस्ट मत करो। क्या करो, आपको पता चलेगा ऑल्सो रिपीट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑल्सो ही रिपीट हो रहा है और कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब ऑल्सो का पर्टिकुलर आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो कि इसमें देखोगे आप कुछ ना कुछ एक ना एक रिपीट हो ही रहा होगा, विच इज एस एक्स ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखने की, यहीं से आप इतने से समझ जाओगे। गॉट इट? सो फर्स्ट अलोन इज सफिशियंट हेयर, वी हैव टू चेक सेकेंड अगेन, हमको करना पड़ेगा। शी विजिट द ऑल्सो, और ये शी विजिट द ऑलवेज, तो शी विजिट द ऑल्सो पहली लाइन। सेकेंड लाइन में देखो शी विजिट, शी रिपीट हो रहा है, विजिट रिपीट हो रहा है, द रिपीट हो रहा है, ऑल्सो इज, ऑलवेज इज अ न्यू वर्ड। अब यहाँ पे ऑल्सो तो नहीं आया बट ऑलवेज आ रखा है, इट मीन्स ऑल्सो रिपीट नहीं हो रहा है। बट अब अगर आप ध्यान दो, अपने क्वेश्चंस किए होंगे तो आप ध्यान दो कि यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इट मीन्स इन तीनों के ही कोड्स रिपीट हो रहे होंगे। अगर ये अकेला बच गया है तो इसका जो कोड होगा, इसका मतलब वो रिपीट नहीं हुआ है, वो लेफ्ट आउट कोड है। तो जो इनमें से बचा हुआ कोड होगा जो रिपीट नहीं है, वो इसका आंसर होगा फिर ऑल्सो का। इसका डायरेक्टली मीन्स कि हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर, इसका ये मीनिंग है। सो आंसर आप सेकंड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, फर्स्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा होगा, देखो एस, यहाँ पे देखो आपका एनसी रिपीट है, टीवाई रिपीट है, एंड आईएम भी रिपीट है। तो के और सी यहाँ है, यहाँ पे क्या बचा, एन और सी नहीं, आपका एस और एक्स, ठीक है। तो इस केस में एस और एक्स आंसर है। ये हमें फाइंड आउट नहीं करना था, हमें बस देखना था, इतने अंदाजे से हम लगा सकते थे। अब आप देखो जब हमारा दोनों से ही आंसर आता है तब यू डोंट हैव टू कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट। अगर किसी भी एक से, या तो अगर एक से ही आंसर आ रहा है तो भी आपको कंबाइन करने की वहां पे जरूरत नहीं होती है। गॉट इट? चलिए, सो आंसर यहाँ पे आप क्या चूज करते हो, आइदर वाला, आइदर फर्स्ट, ठीक है, और सेकेंड अलोन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को,
P, point P is east of QL, point L is north of M, M is west of N, N is south of O, O is west of Q. अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें पूछा क्या गया है, मेन ध्यान हमेशा यही रखना कि पॉइंट Q इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P. सो जस्ट फोकस ऑन दीज 2 पॉइंट्स नाउ. आपको बाकियों का लेना देना नहीं है कि बाकी कहाँ है, मेन फोकस करो कि Q और P कहाँ कहाँ है. ओके अब देखो कैसे गिवन है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में क्या गिवन है यहाँ पे, पॉइंट P इज ईस्ट ऑफ पॉइंट L. तो कैसे बनाओगे आप, पॉइंट P जो है वो ईस्ट की साइड है, P जो है वो ईस्ट की साइड है L के. L इज नॉर्थ ऑफ M, L कहाँ है, नॉर्थ है M के, तो M आपका यहीं कहीं ऐसे आएगा. ओके दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शंस हियर, वी डोंट हैव डिस्टेंस. ठीक है तो डिस्टेंस हम कर ही नहीं सकते. M इज वेस्ट ऑफ N. अब N जो है वो N से वेस्ट है, तो ये चीज ध्यान रखो, N कुड बी हेयर, N कुड बी हेयर, यहाँ पे भी हो सकता है. ठीक है N यहाँ हो सकता है, N यहाँ हो सकता है, N यहाँ हो सकता है, अभी कहीं भी हो सकता है N. आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखो. देन N इज साउथ ऑफ O. O अभी यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं कहीं, N जो है वो साउथ है O के. O और M का भी आपको कनेक्शन नहीं पता, O का इनमें से किसी का कनेक्शन नहीं पता. O इज वेस्ट ऑफ Q, O जो है वेस्ट है Q के. अब आपको एक बात बताओ, इन दोनों को कंबाइन करने का एक मिल रहा है आपको कोई पॉइंट, आप कहोगे यस N तो है दोनों में, पर भाई N का कोई पोजीशन फिक्स है क्या. यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अगर मेरा N यहाँ पे होता है सो O कुड बी हेयर, O कुड बी हेयर, O कुड बी हेयर, O के अकॉर्डिंग फिर Q भी चेंज हो जाएगा. क्या आप Q और P के बीच में, देखो P ये रहा Q ये रहा, कोई निकाल सकते हो यहाँ पे, नहीं. हम कोई भी यहाँ पे डायरेक्शन मतलब कोई भी एक फिक्स चीज नहीं बता सकते पोजीशन की. क्यों, देखो अगर हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया कि L ये रहा, P ये रहा, M ये रहा, और आप कहोगे N हम यहाँ पे भी तो कर सकते थे इसके नीचे. भाई इसके नीचे क्यों करेंगे, ये तो O के नीचे है पहली बात, और आपका N यहाँ पे भी हो सकता है, आपका N ऐसे भी हो सकता है इसके बिल्कुल साउथ ईस्ट की तरफ. ठीक है साउथ की तरफ भी हो सकता है, साउथ ईस्ट की तरफ भी हो सकता है, एंड ऑल्सो LP. ठीक है M और P के वेस्ट साइड भी तो N हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. एंड जिस अकॉर्डिंग O की भी पोजीशन चेंज होती है, Q की भी लगातार पोजीशन चेंज होती है, एंड दैट्स व्हाई नाउ आई नो कि हम यहाँ से तो फाइंड नहीं कर सकते हैं. गॉट इट. आई होप. ये डायरेक्शन वालों पे बहुत ध्यान देना होता है, यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज आते हैं और कैसा भी फिगर बना के अपने हिसाब से उस टाइम पे वही याद आ रहा होता है और वही आंसर कर देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है. तो सेकंड वाला देखते हैं यहाँ पे से, पॉइंट L इज वेस्ट ऑफ P. L जो है वो वेस्ट है P के, एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट M. जो L है वो नॉर्थ है M के. पॉइंट M इज ईस्ट ऑफ N. पॉइंट M जो है वो ईस्ट है N के. नेक्स्ट देखो, विच इज साउथ ऑफ O. विच इज साउथ ऑफ O, यहां कहीं आपका O होगा ऊपर की साइड पे. ठीक है पॉइंट Q इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ N. पॉइंट Q जो है वो नॉर्थ ईस्ट है N के, कहीं ना कहीं अगर N यहाँ है तो यहाँ कहीं आपका Q होगा. ठीक है विच इज साउथ ईस्ट ऑफ L. पॉइंट N जो है वो साउथ ईस्ट है L के, कितना है साउथ, सॉरी पॉइंट N विच इज साउथ वेस्ट ऑफ L. यहाँ पे अब क्लियर हो चुका है कि N जो है वो साउथ वेस्ट है किसके, L के. अगर हम इस फिगर को ढंग से बनाए यहाँ पे सो इट विल बी LP. ठीक है साउथ वेस्ट का मतलब पॉइंट N इज इन विच इज, सॉरी पॉइंट N विच इज साउथ वेस्ट ऑफ L का सिंपल मीनिंग है N यहाँ कहीं होगा इस डायरेक्शन में L के. गॉट इट. M जो है वो करेक्टली साउथ है इसके, तो यहाँ पे ऐसे बन गया. अब देखो O की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, O से हमें अभी मतलब नहीं है, हम Q का देखते हैं. Q का क्या है यहाँ पे, Q का कुछ है क्या, हाँ पॉइंट Q इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ, ये यहाँ पे है तो सही हमने मेंशन किया है. अब देखो N से Q ऐसे बन रहा है, Q कुड बी हेयर. ठीक है Q यहाँ कहीं भी आ सकता है, Q यहाँ कहीं भी आ सकता है. ठीक है ये चीज ध्यान रखो, Q ऊपर के कहीं भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है. Q आपका और कहाँ आ सकता है, यहाँ कहीं भी आ सकता है. Q कहीं हो सकता है कि L के बिल्कुल बगल में हो, तो यहाँ पे Q की भी पोजीशन फिक्स नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू सेकेंड, एंड दैट्स व्हाई हम सेकेंड से भी फाइंड आउट नहीं कर सकते. गॉट इट. अब हम दोनों से फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप क्या करते हो, यू विल कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट्स हियर. ठीक है फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइन करोगे
चलो कंबाइन करो, वहां से क्या क्या मिला है। पर आप एक चीज देखो, जब आप कंबाइन करते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि डेटा आपका एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, या फिर एक दूसरे का एडिशनल एक आपका पॉइंट लाना चाहिए, उसको कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। एक में कुछ और पॉइंट है, दूसरे में कुछ और ही पोजीशन है। कहा एक में मान लो कहा गया है कि सी इज इन नॉर्थ ऑफ ए, दूसरे में कहा गया है सी इज इन साउथ ऑफ ए, तो ये तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, चीजें ही उल्टी हो जाएगी। तो आप इन दोनों को मिक्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट। इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एन वेस्ट में है और यहाँ पे एन ईस्ट में है, सो वी कैन नॉट कंबाइन बोथ द इक्वेशन, बिकॉज दोनों में ही क्या है, हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा दिख रहा है जो मिक्स नहीं हो सकता भाई। सो इट मीन्स यहां से भी आंसर नहीं आने वाला। वी विल चूज बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट, ठीक है। ओके, सो वी विल चूज दिस वन, गॉट इट। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। चलो six person A, B, C, D, E and F are sitting at a circular table for lunch. Who among them sit on the immediate left of F? पूछा क्या गया है मेनली, सबसे काम आप ध्यान रखना कि F के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, इस पर्सन का नाम बताना है बस, औरों से मतलब नहीं है। If all the person are facing toward the center, सारे सेंटर में है, 6 पर्सन हमारे सर्कल में है। So let's start with first statement here. A sits third to right of F, ठीक है। 1 person sit between A and C, तो 6 पर्सन अगर होते हैं, यहां अगर हम A को रखें थर्ड टू राइट ऑफ F, थर्ड टू राइट ऑफ F, तो आपका F यहां पे आ गया, ओके। 1 पर्सन बिटवीन A एंड C, तो C यहां भी आ सकता है, अभी यहां भी आ सकता है। E सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ C, E जो है वो C के थर्ड लेफ्ट है, ओके। तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि अगर देखो सी यहां रखोगे तो ई आपका यहां पे आ जाएगा, अगर सी यहां रखोगे तो ई यहां जाएगा। अभी अभी इसमें काम टाइम रखते हैं, तो इतना ही है यहाँ पे। अभी इसका मतलब सी कैन बी एट दिस पोजीशन, वी हैव 2 पोजीशन फॉर सी। अब देखो इतनी ही कंडीशन है हमारे पास, इतना ही डेटा है, तो कर लेते हैं। 1 पर्सन बिटवीन ए एंड सी, तो सी एक बार यहां रखो और एक बार सी आप कहां रखोगे, एफ की दूसरी साइड यहां पे, गॉट इट। क्या कहा गया है कि E सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ C, तो 1 2 3 E शुड बी एट दिस वन प्लेस और E शुड बी एट दिस प्लेस। अब आप कहोगे कि F के इमीडिएट लेफ्ट हमें यहाँ पे मिल गया, भाई एक से काम नहीं चलेगा, ये दूसरा केस का क्या करोगे आप। ये दूसरे केस को हम किसी तरीके से भी कैंसिल नहीं कर सकते कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है, नहीं। इट मीन्स वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 केसेस है, 2 केसेस लास्ट में नहीं रहने चाहिए। किसी भी एक डेटा से आपका एक पर्टिकुलर आंसर आना चाहिए, सिंगल आंसर, गॉट इट। सो यहां पे देखो इतना ही है, इससे इतना ही मिल सकता है और ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा। सो इट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड आउट द परफेक्ट आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड नाउ। सेकेंड में क्या कहा गया, ओनली 1 पर्सन बिटवीन ई एंड डी, एफ सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ डी। चलो यहां पे बना लेते हैं, F second to right of D, if D is at this place 1 2, F will be at this place, ठीक है। A sits third to left of F, 1 2 3 A यहाँ आ जाएगा। E और D के बीच में एक पर्सन है, तो 1 2 E यहाँ पे आ जाएगा आपका। और देखो सारे पर्सन फिल हो रखे हैं, अभी 1 2 प्लेसेस और खाली हैं, ये वाली भी ये वाली भी। या तो यहाँ C आना चाहिए या तो यहाँ B C आना चाहिए, C इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। सेम ऐसे ही B और C यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कहा भी नहीं है और मना भी नहीं किया हुआ है। सो इट मीन्स दिस इज द कंप्लीट आंसर हेयर। सो व्हाट विल बी आवर आंसर, आवर आंसर विल बी, सो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड हमको कंबाइन करना पड़ेगा। इससे भी नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा, इतना आपको समझ आया। देखो यहाँ पे हमारा एक आंसर आप कहोगे फिल हो गया, फिल से मतलब नहीं है, या तो इमीडिएट लेफ्ट बी होगा या तो सी होगा, जो हमें पता ही नहीं है। सो आंसर विल बी नो, है ना। अब दोनों को कंबाइन करो, तो यहां से जब सर्कल कंबाइन किया, डेटा कंबाइन करना है, ऊपर से करते हैं, सेम ऊपर की तरफ फिगर बनाओ, या फिर नीचे से स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। नीचे वाला थोड़ा फिक्स है, ई और एफ तो फिक्स ही थे, बी और एफ की वजह से थोड़ा पंगा हो गया था ना। अब आप करो, ए के
यहाँ पे हमारे पास ए के ऊपर साइड हमारा एफ आ रहा है, ये ठीक है। सी को क्या बोला है यहाँ पे, ई सिट्स थर्ड टू राइट, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, ये बोला है। सो सी विल बी एट दिस प्लेस एंड नाउ बी विल बी एट दिस प्लेस। अब ये दोनों को कंबाइन करके हमारा एक सिंगल आंसर आया है। सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द लेफ्ट पर्सन ऑफ एफ, राइट। सो फर्स्ट और सेकंड से हमारा आंसर आया है। सो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड नेसेसरी, ठीक है। चलो, आई होप आपको आंसर सॉल्यूशन समझ में आया होगा, कैसे हमको करना है अप्रोच। आराम से, शांति से, पेशेंस के साथ आप इनको क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। देन फर्स्ट करो, नहीं आया, सेकंड ट्राई करो, नहीं आया, कंबाइन करो। फर्स्ट से आ गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बट सेकंड ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, L in a family of 6 members is P the father of F। अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस P द फादर ऑफ F, आपको प्रूफ करना है कि P फादर ही है V का, ठीक है। और वो कहां से आप प्रूफ कर पा रहे हो, या फिर कहां से फाइंड कर पा रहे हो कि P मेल भी है और P फादर भी है, और P जो है वो उससे ऊपर की जनरेशन में है। ये मतलब होने चाहिए। अब देखो, फर्स्ट L इज मदर ऑफ V एंड O। V और O सिबलिंग। W इज द ओनली सिस्टर ऑफ V का मतलब है W सिस्टर हो गई तो O को मेल होना पड़ेगा, ठीक है। X इज मैरिड टू O, X जो है वो मैरिड है O से, तो भाई यहाँ पे ऐसा करो, O को इस साइड बना देते हैं, ठीक है। O पॉजिटिव, X जो है वो मैरिड है, X शुड बी अ फीमेल, W यहाँ पे फीमेल है। X इज डॉटर इन लॉ ऑफ P। अब देखो, X अगर डॉटर इन लॉ हो गई P की, तो P आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा मैरिड आपका L के साथ, क्योंकि है ना, अगर P जो है वो सॉरी X जो है वो इनकी इन लॉ है, P की सॉरी डॉटर इन लॉ है, तो O उसका बेटा होगा कि नहीं होगा, राइट। सो उसका V भी यहाँ पे V भी चाइल्ड होगा। हमको बताना है P फादर, वो हमारा यहाँ से पता चल रहा है। सो इट मीन्स फर्स्ट से आंसर आ रहा है। ध्यान दो कि V का भले ही हमें जेंडर नहीं पता, बट V के लिए नहीं पूछा है रिलेशन इसका पूछा है। अगर हमें बोलते कि V क्या सन है P का, तो हमारे पास आंसर क्या होता है, यहाँ से रॉन्ग हो जाता, मतलब आंसर वी कैन नॉट फाइंड आउट, राइट। V का हमारा जेंडर ही नहीं पता, तो वहां पे पूरा आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो फॉर दिस ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन में भी आपको जेंडर का ध्यान रखना है, ओके। सेकंड को ट्राई करना पड़ेगा। P हैज वन सन W, सॉरी वन डॉटर W, P की एक डॉटर है। W इज सिस्टर ऑफ V एंड O। अब देखो, इन दोनों की सिस्टर है, बट P हैज ओनली वन डॉटर, P की सिर्फ एक डॉटर है, तो बाकी के दोनों सन होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट, O इज सन ऑफ L, O जो है वो L का सन है, इट मींस L और P को मैरिड होना चाहिए। दोनों का जेंडर का बताया नहीं है कि बिकॉज O इज सन ऑफ L एंड P के जो बच्चे हैं इनमें से कहीं पे भी इनका जेंडर रिवील नहीं हो रहा। X is daughter-in-law of L, X is sister-in-law of V. It means X is married to O here. But again, we cannot find out the gender of P. P can be a male, P can be a female. We do not know. That's why second से तो नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। We will choose only, या फिर हाँ only one alone से हमारा आंसर आएगा। आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो, जो A वाला आपको गिवन है। Got it? Let's move on to the next question from here. चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को करना। 4 person A, B, C and D are sitting around a circular table facing the center. What is the position of A with respect to C? भाई आपको फाइंड आउट करना है A की पोजीशन C के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब दोनों की कोई ना कोई पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, ध्यान रखना। फिक्स होगी तभी तो आप एक पर्टिकुलर आंसर निकालोगे, राइट। अब देखो 4 person है सिर्फ, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, तो आपको पता है सिर्फ 4 ही लोग हैं, तो कैसे बैठे होंगे, ठीक है। से सेट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ D, 1 2 1 2, ओके। से सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ D, तो D विल बी एट दिस वन, C विल बी एट दिस प्लेस। से सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B का सिंपल मीनिंग है B यहाँ होगा, एक प्लेस खाली है, एक पर्सन नहीं है, तो A यहाँ होगा। सारे बन गए, ठीक। और आराम से हम एक और C की पोजीशन पता लगा सकते हैं, इमीडिएट लेफ्ट या कुछ भी कहो, फिक्स तो है ना पोजीशन दोनों की, A अलोन सफिशिएंट हो रहा है। सेकंड से ट्राई करो,
बी सिट्स ऑन इमीडिएट राइट ऑफ सी, बी जो है वो इमीडिएट राइट है सी का, हमारे पास 4 पर्सन है, बी सिट्स इमीडिएट राइट, सी का यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड डी। अगर ए दोनों का नेबर होता है तो ए तो यहाँ साइड नहीं हो सकता, ए को यहाँ होना पड़ेगा जिससे वो डी का भी तो नेबर बनेगा। गॉट इट? सो दिस इज द पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ बोथ ऑफ देम। नाउ सेकेंड से भी भाई आंसर आ गया, सो व्हाट शुड वी चूज? वी विल चूज ईदर फर्स्ट और सेकंड अलोन भी है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड मतलब अलोन मतलब या तो फर्स्ट अकेले अकेले आंसर निकाल पाता है और सेकंड भी अकेले अकेले आंसर निकाल पाता है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखते हैं, 6 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। अब पैरेलल रो वाला क्वेश्चन है, containing 3 person each in a such a way that there is an equal distance between adjacent persons in a row 1, D, E and F are seated and all of them face south। सिंपल क्या कहा गया है, रो 1 है, D, E और F ऊपर की साइड बैठे हैं और सारे कहाँ फेस कर रहे हैं? साउथ की तरफ। रो 2 है जिसमें L, O और Q बैठे हुए हैं और सारे फेस कहाँ कर रहे हैं? नॉर्थ। आपको फाइंड क्या करना है कि हु अमंग देम फेसेस क्यू, क्यू का सामने वाला पर्सन बताना है बस, बाकियों से आपको मतलब नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना क्यू से सामने वाला बस। तो फर्स्ट से ट्राई करते हैं, डी फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। ध्यान रखो क्यू नीचे की साइड है नॉर्थ में, तो अगर क्यू मेरा यहां पे है कि कोई पर्सन है इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, यहां पे इमीडिएट राइट ऑफ क्यू मतलब ये वाला पर्सन, D faces the one who sits immediate right of Q. So the one who is immediate right of Q, D आपका कहाँ आएगा? यहां पर आएगा। क्लियर? तो ये तो ऐसा हो गया। Now here D is not immediate neighbor of F. D और F नेबर नहीं है, F भी ऊपर ही आना है पर, तो F यहाँ पे तो नहीं आएगा, फिर F यहाँ पे भी नहीं आ सकता भाई, तो F को कहाँ आना चाहिए? F को यहाँ पे आना पड़ेगा जिससे वो दोनों नेबर ना बने, तो इट मीन्स एक पर्सन यहां भी होगा। अब आप कहोगे क्या से करें, अब खत्म हो गया भाई, एफ और डी तो आ गए, तो बाकी जो बचा हुआ पर्सन है वो बीच में ही तो आएगा। नाउ वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कौन बैठा है उसके सामने, सो इट मीन्स फर्स्ट से मेरा आंसर आ रहा है, इसके सामने वाला बताना है बस। नेक्स्ट देखो, सेकंड से देखो, ओनली 1 पर्सन बिटवीन O एंड L, O और L नीचे की तरफ बैठे हैं, तो आपको इतना पता है कि O और L की पर्टिकुलर पोजीशन तो नहीं पता, बट अगर सिर्फ 3 पर्सन नीचे बैठे हैं और उन दोनों के बीच में अगर एक पर्सन है तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स में होंगे O और L। इसका मतलब नीचे की साइड यहाँ पे जो पर्सन है वो कौन होगा? इट विल बी Q, राइट। एंड नाउ द वन हु फेसेस E सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। हमको कोई ना कोई पर्सन चाहिए इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल बनाने के लिए, यहाँ पे रखेंगे तो एल के इमीडिएट लेफ्ट कोई आएगा क्या? नो। सो एल शुड बी एट दिस प्लेस। गॉट इट? अब आगे देखो, एल यहाँ आया तो ओ भी यहाँ आएगा, फिर वन हु फेसेस ई सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, इट मीन्स ई शुड बी एट दिस प्लेस। जो भी ई को फेस करता है वो इमीडिएट लेफ्ट बैठता है एल के। दिस इज द करेक्ट सिचुएशन। तो अगेन हम फाइंड आउट कर पाए आंसर, दोनों से हम आंसर निकाल पा रहे हैं यूज करके अकेले अकेले। अगेन आइदर 1 और 2 यू आर गोइंग टू चूज, ठीक है। अब देखो ये ध्यान देना हमेशा कि फर्स्ट और सेकंड में अगर जब भी आपका आंसर आता है दोनों से, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सेम आंसर आता हो तभी आप जाके चेक करो, नो। देखो अगर यहाँ पे माना जाता कि क्यू के ऑपोजिट मेरा डी आ चुका है, मतलब फिक्स हो चुका है, सपोज कि क्यू के ऑपोजिट मेरा डी आ चुका है, ये फिक्स्ड था, तो यहां से आंसर आ गया। बट यहाँ पे क्यू के ऑपोजिट ई है, ये भी फिक्सली आ चुका है, फिक्स्ड करके आ चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में अलग अलग ऑपोजिट पर्सन है तो आप मना कर दोगे, नो। यहाँ पे अलग डेटा गिवन था, यहाँ पे अलग डेटा गिवन था, तो आंसर देखो डिफरेंट होता है, बट आपको एक सिंगल आंसर निकालना पड़ता है मेनली, ठीक है। सो यहाँ से क्यू का ऑपोजिट ई है, वैसे इस केस में दोनों सेम है, बट जरूरी नहीं है कि सेम ही आए, ठीक है। चल, among the P, Q, R, S and T, who is the oldest one? तो oldest कौन है भाई? कितने लोग हैं यहाँ पे? We have 5 persons, ठीक है, टोटल 5 पर्सन है।
फर्स्ट से देखो, Q इज ईदर यंगर देन और इक्वल टू P। यंगर देन और इक्वल टू P का मीनिंग है Q शुड बी लेस देन, या तो Q क्या होगा, इक्वल होगा। S इज इक्वल टू R, S जो है वो R से इक्वल है। हु इज यंगर देन Q, तो Q से छोटा है आपका R और S जो है R के इक्वल है। आपको फाइंड आउट करना था द ओल्डेस्ट वन। अब यहाँ पे देखो वी हैव 5 पर्सन, ठीक है, वी हैव 5 पर्सन, तो S और R सेम है, Q जो है वो R से बड़ा तो S से भी बड़ा होगा। सिंपली वी कैन जस्ट से दैट Q S और R दोनों से बड़ा ही होगा, ठीक है। ओके, नाउ P जो है या तो बड़ा है या तो इसके बराबर ही है, यहाँ पे P रख लो। बट हमारे पास पूरे टोटल कितने पर्सन है, 5 हैं। अब T की पोजीशन कहाँ होगी, T की पोजीशन देखो यहाँ भी हो सकती है, लास्ट में, इसके बीच में भी हो सकती है, सबसे स्टार्टिंग में भी हो सकती है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट भी हो सकता है, यंगेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। T का तो पता ही नहीं है, तो अगेन वी कैन नॉट जस्ट फाइंड आउट द ओल्डेस्ट पर्सन। व्हाई, बिकॉज ऑल द 5 पर्सन की हमको सिचुएशन नहीं पता चल रही है, और हमें ये भी नहीं पता कि P ही हाईएस्ट है, राइट क्योंकि P से बड़ा भी तो हो सकता है T, उसके लिए कुछ नहीं है। सो इट मीन्स फर्स्ट से आंसर नहीं आया। सेकेंड डेटा यूज करते हैं, P इज ओल्डर देन T, P is older than T. Who is younger than S? It means T is younger than S. R is equal to S, R और S equal है, and older than T. Again older तो हो गई। So इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो यहाँ पे S और P का कोई पता नहीं है ना। यहाँ से भी हम नहीं फाइंड आउट कर सकते कि ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, राइट क्योंकि वी हैव P ग्रेटर देन T, S ग्रेटर देन T, बट S और P के बीच का ऑर्डर नहीं पता, and that's why यहां से भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेट्स कंबाइन बोथ द डेटा, ठीक है। इतना यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर P ग्रेटर है T से और S भी ग्रेटर है T से, राइट Q भी ग्रेटर है T से, अगर R और S दोनों ही T से बड़े होंगे, क्योंकि यहां से तो हमें ये मिला था, ठीक है, यहां से तो हमें ये मिला था, तो इसको इस तरीके से बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, P ग्रेटर इक्वल R, सॉरी Q, ओके, ग्रेटर इक्वल Q, Q इज ग्रेटर देन S, S और R इक्वल हैं, और S और R दोनों ही T से भी बड़े हैं, तो अगेन P से भी बड़े, P बड़ा ही हो गया T से। सो दिस शुड बी द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड। बट अगेन हमने पांचों पर्सन अरेंज तो कर दिए, ऑर्डर में ला तो दिए, बट Q और P का कोई भरोसा नहीं है, आइदर P इज ग्रेटर आइदर Q इज ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हम इससे भी फाइंड आउट नहीं कर पाए, राइट। सो आंसर विल बी बोथ 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है, टुगेदर। Let's move on to the next question here. 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circle facing the center. What is the position of F with respect to G? F की position find करनी है G के respect में। Let's start with first. Okay, चलो सर्कल में बैठे हैं क्या सारे, हाँ 8 पर्सन है यहाँ पे, फेसिंग सेंटर है। G is not immediate neighbor of either B or C, ठीक है। F is not an immediate neighbor of B. अब यहां से क्या हम कुछ पता लगा सकते हैं, नहीं, यहां से कुछ हम पता नहीं लगा सकते भाई। क्यों, क्योंकि देखो G अगर B और C का नेबर नहीं है तो किसी और का नेबर हो जाएगा, F अगर इसका नेबर नहीं है तो किसी और का हो जाएगा, बट कोई भी यहाँ पे फिक्स चीज नहीं बैठी हुई है, तो फर्स्ट से तो वैसे ही मना हो गया यहाँ पे, ठीक है, इससे तो नहीं हो पाएगा। सो अब ऐसा करते हैं, सेकंड से करते हैं, सेकंड को रखते हैं यहाँ पे। D sits second to right of H, तो यहां पे बना लो H 1 2, D will be at this place. Who sits third to right of H? H who sits third to right of A? So 1 2 3, A आपका यहां पे आ गया, ओके 1 2 3। नेक्स्ट देखो, B sits opposite to C, तो B और C ऑपोजिट होंगे तो इसी पोजीशन में हो सकते हैं। Why? यहां से ऑपोजिट में H ऑलरेडी हो रखा है, तो हमें दोनों पोजीशन ऐसी चाहिए जो दोनों खाली हो, ऑपोजिट वाली। यहाँ पे H खाली ही नहीं है, यहाँ पे A भरा हुआ है, यहाँ पे D भरा हुआ है, तो एक यही पोजीशन है B और C की। आगे देखो,
सी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, सी जो है वो इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ से या तो सी यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। सी से ऑपोजिट बी यहाँ नहीं मिल सकता, सी से ऑपोजिट बी आपको यही मिलेगा, विच इज दिस। इतना हमें क्लियर हो गया। हमें फाइंड आउट करना था एफ और एच की पोजीशन, क्या एफ और जी की पोजीशन, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से? नो। वाई? एफ कैन बी एट दिस प्लेस, एफ कैन बी एट दिस प्लेस, एफ कैन बी एट दिस प्लेस, कहीं भी हो सकता है, तो वैसे ही जी भी कहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ पे जी और एफ के लिए कोई एक्स्ट्रा डेटा गिवन नहीं है, एंड दैट्स वाई सेकंड से भी आंसर नहीं मिला, फर्स्ट से भी नहीं मिला भाई। तो लेट्स कंबाइन बोथ ऑफ देम, कंबाइन करते हैं, ठीक है, दोनों के डेटा को कंबाइन करो, जितना बना हुआ है फिगर उतना तो बना ही लो। एग्जाम में क्या करोगे, इसी के ऊपर बना लोगे, क्यों? क्योंकि आपको इतना तो पता चल गया दोनों से नहीं निकल रहा, इसी में पहले वाले की भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड करो, है ना। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहां से देखो, G इज नॉट इमीडिएट नेबर बोथ B और C, तो G यहां नहीं आएगा, G यहां नहीं आएगा, तो G को यहां आना चाहिए। फिर F जो है वो B का नेबर नहीं है, तो F यहां नहीं आ सकता, F को यहां आना चाहिए। अब F और G की फिक्स पोजीशन हो गई दोनों की, वी कैन इजिली फाइंड आउट द आंसर है। सो यहां से मेरा आंसर निकलेगा, सो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड नेसेसरी, गॉट इट। चलो, सेम अगेन ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन है। मेनली ऑर्डर एंड रैंकिंग पे जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो जनरली वैसे वाले आएंगे कंपैरिजन बेस्ड वाले, ठीक है। जैसे इसमें आपने कंपैरिजन बेस्ड अगर पजल सॉल्व करी हुई है, तब आप आराम से जाके इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम में अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आया, इस टॉपिक पे आया और चाइनीज कोडिंग पे आया, तो उनको तो स्किप करना ही नहीं है, राइट। दीज क्वेश्चन, दीज टाइप्स आर वेरी इजी। Among D, A, G, H and E, who secured the highest marks? तो आपको highest बताना है। A secured more than H and E, G secured less marks than E. देखो फर्स्ट से इतना पता चला है कि A जो है वो more है H and E से, और यहाँ पे and G secured less than E, इतना है। आपको highest कैसे पता चलेगा? तो अगर इन दोनों को कंबाइन करना चाहें, तो हमारे पास A ग्रेटर है H और E दोनों से, E यहाँ पे ग्रेटर है किससे? हमारा G से। तो अगर हम देखो, हमारे पास टोटल 5 पर्सन्स हैं, पर अगर कंबाइन भी करोगे तो H और G का तो आपको पता ही नहीं है अभी, राइट। सो यहाँ पे इतना रखते हैं इसको तब तक, और D भी हमें नहीं पता D कहाँ आएगा। D हमें सबसे बड़ा भी बन सकता है, D सबसे छोटा भी बन सकता है, वी डू नॉट नो। सो अगेन हाईएस्ट हम यहाँ से नहीं बता पाएंगे। सेकेंड से देखते हैं, E secured more marks than G and H but less marks than D. सिंपल है, E secured more marks than G and H both and less marks than D. इतना आ गया। आगे देखो, Who did not secure the highest marks? D जो है वो highest नंबर पे नहीं है। अब यहां से देखो एक चीज, D greater than D greater than है आपका E से, और E जो है वो G और H दोनों से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि D कैन नॉट बी द हाईएस्ट वन, D एक हाईएस्ट नहीं है, तो D से बड़ा भी एक पर्सन है यहाँ पे, इसका मतलब। बट वी हैव ऑल द 4 पर्सन्स हेयर आफ्टर D, हमारे पास 3 पर्सन है ही हैं, क्योंकि अगर E जो है दोनों से बड़ा होगा तो D भी दोनों से बड़ा होगा ही होगा। एंड हेयर वी हैव अ हाईएस्ट पर्सन जो सबसे बड़ा होगा, इट मीन्स A के लिए प्लेस खाली है, राइट। वी कैन इजिली फिक्स A हेयर। वाई वी फिक्स्ड A हेयर? वाई? अगर हम देखो A यहाँ रखते हैं तो D से पहले कौन आएगा? वी ओनली हैव 5 पर्सन्स हेयर, तो हमको A को वहां रखना ही पड़ेगा पूरा करने के लिए, एंड दैट्स वाई ओनली सेकंड से हम आंसर निकाल सकते हैं। सो आवर आंसर विल बी ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर B. गॉट इट? लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर। चलो, अब ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 2021 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन पॉज करके आराम से आप सॉल्व करोगे तो जरूर आपसे सॉल्व होगा, ओके। चलिए, तो आई होप आपसे सॉल्व हुआ है, आपका आंसर सही आया हुआ है इसमें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट एस आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एल और एक्स के बीच की डायरेक्शन का है, ठीक है। पॉइंट एस, स्टेटमेंट 1 इज पॉइंट एस इज नॉर्थ ऑफ एम विच इज वेस्ट ऑफ जी। 1 क्या कह रहा है, S is north of M which is west of G
P is east of X, ठीक है, दिस इज द डिफरेंट डेटा, एंड L इज नॉर्थ ऑफ V, L कहाँ है, नॉर्थ है V के, ये अलग अलग डेटा गिवन है। आप L और X को कंबाइन कर सकते हो कहीं से, नो वी डोंट हैव अ कंबाइन करने के लिए कोई डेटा नहीं है, सो इट मीन्स फर्स्ट से तो नहीं हो रहा, सेकंड से ट्राई करो। पॉइंट V इज एग्जैक्टली मिड ऑफ M एंड G, चलो हो सकता है M और G ऐसे हो सकता है M और G ऐसे हो, कुछ भी हो सकता है, अभी तो हमें पता ही नहीं है, G और M ऐसे भी हो सकता है, सो पॉइंट V विल बी मिड पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस, ठीक है, कहीं पे भी है, अभी के लिए पता नहीं है हमें। L इज ईस्ट ऑफ S, L कहीं भी ईस्ट है S के, इतना हमने बनाया। X इज नीदर साउथ नॉर साउथ ईस्ट ऑफ M, चलो P इज साउथ ऑफ G, P कहीं ना कहीं G के साउथ में है, ठीक है, ये अलग अलग डेटा गिवन हो गया, अभी तक हम इसको ऐड नहीं कर सकते। और X और M के बारे में जो कहा गया है, X इज नीदर साउथ नॉर साउथ ईस्ट ऑफ M, दैट डजंट क्लैरिफाई द पोजीशन ऑफ X हेयर, व्हाई, बिकॉज देखो अगर X M के जो है साउथ में नहीं है, साउथ ईस्ट में नहीं है, तो X M के इधर हो सकता है, ठीक है, X M के इधर हो सकता है, एक्स एम के इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता, सो दैट्स व्हाई सेकंड भी हमारा काम कर नहीं रहा। ओके चलो लेट्स कंबाइन बोथ ऑफ देम। चलो इतना यहां से बना लेते हैं थोड़ा बहुत। नाउ यू नो कि V जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो V को भी रख लेते हैं साथ में। V के नॉर्थ की साइड आपका L है, बट L कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है अभी कहीं, तो अभी के लिए नहीं इसको छेड़ो, ठीक है, यहां से हमें इतना ही मिल रहा है, वहां देखते हैं जाकर। तो M और V और G का तो हो गया, X कहाँ है M के, और आपको एक चीज और पता है यहाँ पे, X और P की पता है, ठीक है, P और क्या L का भी कुछ है यहाँ पे रिलेशन हमारा, P इज ईस्ट ऑफ X, अच्छा हमारे पास यहाँ पे, हाँ ये तो है, और L और X का भी है शायद, L और X का है इसमें, नहीं नहीं है, ठीक है, P इज साउथ ऑफ G, L इज ईस्ट ऑफ S, अच्छा इसमें है ये रहा, तो L जो है एक तो आपको ईस्ट है S के, ये वाला है ना हमारा, ठीक है, और P आपका जो है वो नीचे की साइड है G के, तो P यहाँ पे बना लो पहले तो आप आराम से, X कहीं ना कहीं इधर की साइड है, ठीक है, अभी मना किया है X नहीं हो सकता बिल्कुल इसके साउथ में, ठीक है, और क्या मना किया था, X बिल्कुल जो है वो साउथ ईस्ट में भी नहीं हो सकता, साउथ ईस्ट का मीनिंग है X जो है वो इधर की साइड भी नहीं हो सकता, गॉट इट, इधर कहीं X नहीं होगा, सो X शुड बी ओनली एट दिस पोजीशन, इधर की साइड कहीं, व्हाई X कैन नॉट बी इन दिस डायरेक्शन, X कैन नॉट बी इन दिस डायरेक्शन, व्हाई, बिकॉज P के वेस्ट में आपको X को रखना ही पड़ेगा, है ना, इसकी वजह से, गॉट इट। तो पहले तो दोनों ही जो हमारा डेटा है कंबाइन अगर हम कर रहे हैं, X P के इधर की साइड है, X M के साउथ में नहीं चाहिए, साउथ ईस्ट में नहीं चाहिए, तो ओनली X कहां आ सकता है सर, X आपका यहां कहीं आ सकता है, इसकी इधर की साइड को कहीं भी, ठीक है, उधर साइड कहीं, ठीक है, तो हमेशा X M के कहां रहेगा, साउथ वेस्ट साइड, गॉट इट। चलो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास और क्या था, G और P हो गया, S और L का रखा है हमारा पास अभी, L जो है वो V के तुरंत ऊपर की साइड है, और L और S का भी है, एक ही सिदाइस में है दोनों, तो बिल्कुल ठीक है, ये L आपका करेक्ट यहां पे बनना चाहिए फिर, है ना, हमको पॉइंट क्या फाइंड करना है उसको ध्यान दो, L विद रिस्पेक्ट टू X, L की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, किसके रिस्पेक्ट में, X के रिस्पेक्ट में, सो हेयर इसकी और इसका काम है, L की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, हमेशा ध्यान रखना, यहां से इधर की साइड ही होगा हमेशा L, और X हमेशा यहां से इधर की साइड होगा, तो दिस इज फिक्स नाउ, भले हमें इसकी पोजीशन यहां के लिए पता नहीं हो, बट अगेन हमेशा L जो है वो ऊपर की साइड रहेगा X से, और किधर की साइड रहेगा, ईस्ट की साइड, सो इट विल बी नॉर्थ ईस्ट, राइट, नॉर्थ ईस्ट, सो हम यहां से आंसर निकाल सकते हैं, L इज नॉर्थ, मैं आपको ये सिर्फ उसके लिए बता रही हूँ, सिर्फ पता करने के लिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ X,
ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पता करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से फिगर देख के आप कर सकते हो, बता सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकंड विल बी सफिशिएंट हियर, सो आंसर विल बी ई। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। चलो अगेन 2021 का क्वेश्चन है हमारा ये पीवाईक्यू का। इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट देयर वर 7 गोलकीपर्स पी टू वी हु सेव्ड डिफरेंट नंबर ऑफ गोल्स, वॉज द गोल सेव्ड बाय टी मोर देन क्यू। आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या ये यस है, क्या ये नो है, बस आपको इतना पता चलना चाहिए कि क्या ये यस है, क्या ये नो है, बस। ठीक है, वॉज द गोल सेव्ड बाय टी मोर देन दैट ऑफ क्यू। ठीक है, आपको यहां पे से ये बताना है टी और क्यू का रिलेशन क्या है, टी और क्यू का हमें रिलेशन यहां पे से बताना है, किस किस के बीच में टी है और क्यू है। चलो 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, करते हैं यूज। यू सेव्ड मोर गोल्स देन ओनली 2 गोलकीपर्स, पी सेव्ड मोर गोल्स देन आर। तो यहां पे हमारे पास टोटल गोलकीपर कितने हैं, 7 गोलकीपर हैं। तो अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे ऐसा करते हैं टेबल से बना लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं इसी के आगे मैं आपको कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या कहा गया है, यू सेव्ड मोर गोल्स देन ओनली 2 गोलकीपर। तो यू की पोजीशन कहीं ना कहीं फिक्स हो जाती है कि 2 ही गोलकीपर ऐसे होंगे जो यू से नीचे की साइड होंगे। क्लियर? पी सेव्ड मोर देन आर, तो पी जो है वो मोर देन आर है। ओके, और क्या है, हु वॉज द थर्ड हाइएस्ट, तो थर्ड हाइएस्ट मतलब आर यहां पे होगा। नेक्स्ट, टी सेव्ड लेसर गोल्स देन आर बट मोर देन यू, तो आपका टी यहां होगा। अब एक चीज ध्यान दो, क्यू कैन बी हेयर, क्यू कैन बी हेयर, क्यू कैन बी हेयर, क्यू कैन बी हेयर, क्यू कैन बी एनीवेयर। वी कैन नॉट फाइंड द फिक्स पोजीशन फॉर क्यू एंड दैट्स व्हाई यहां से आंसर नहीं आने वाला। गॉट इट? अब मैंने आपको ये चीज भी कही थी, ध्यान दो कि हमने सबसे पहले ऑप्शंस पे भी ध्यान देना, तो हमें सिर्फ फर्स्ट कंबाइन नहीं करना था, फर्स्ट से नहीं निकालना। वी शुड लुक एट द ऑप्शंस एंड लुक एट द कॉम्बिनेशन ऑन द ऑप्शन। तो ऑप्शन ए में आपको फर्स्ट और सेकंड टुगेदर करके फाइंड आउट करना चाहिए। सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड और थर्ड को मिला के, एंड उसके बाद क्या है, इन ऑल द डेटा, मतलब सब फिर तीनों को जोड़ दो, अगर नहीं आया यहां से भी तो तीनों को कंबाइन कर लो। ठीक है, तो चलो पहले ये करके देखते हैं। तो फर्स्ट तो हमने इतना बना लिया था, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट को मार्क रॉन्ग नहीं करना था। ठीक है, चलो तो हम अभी कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो तो टी सेव्ड लेसर यहां से इतना आ चुका है, पी जो है वो या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, अभी हमें नहीं पता। क्यू सेव्ड मोर गोल्स देन एस बट लेसर देन आर, मतलब पी क्यू जो है इसको यहीं पे ऐड करना है, तो हम आराम से लिख सकते हैं Q जो है वो मोर देन S है बट लेस देन R है, तो Q शुड बी समवेयर हियर, और Q यहाँ आएगा और S यहाँ आएगा। बाकी आपको यहाँ का क्या करना है, आपको ये बताना था कि जो T है, इज T मोर देन Q? यस, वी कैन इजिली फाइंड आउट फ्रॉम दिस फिगर। सो यहाँ से कहाँ से आया आंसर, इस वाले से आया आंसर। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको आंसर मार्क कर दोगे, ऑप्शन ए आंसर हो गया? नहीं, बट एक चीज ध्यान दो, ऑप्शंस में यहाँ पे डेटा इन ऑल द स्टेटमेंट टुगेदर नेसेसरी के बाद 2 और पॉइंट हैं। डेटा इन ऑल द स्टेटमेंट टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट, मतलब तीनों के बाद भी आंसर नहीं आया तो ये तो वैसे ही नहीं चूज करेंगे। इफ डेटा इन एनी 2 ऑफ द 3 स्टेटमेंट, इट मीन्स किसी भी 2 को कंबाइन कर लो, किसी भी 2 को आपका आंसर आएगा। एंड दैट्स वाई इस ऑप्शन की वजह से हमें अब ये वाला ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, राइट? सो इट मींस हमारे पास ये कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए था। अब हम ऑप्शन नंबर किसको चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी को भी देख रहे हैं। वाई? इस ऑप्शन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसकी। ठीक है, क्योंकि किसी भी 3 को कह रहा है, किसी भी तीनों को मिलाओ आ जाएगा, तो भाई ये वाला तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि फिर इसके लिए ये भी सही होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड को करते हैं। सेकेंड में हमारे पास क्या गिवन था कि Q ग्रेटर देन S है और लोअर देन R है। द गोल सेव्ड बाय U वाज मोर देन Q, तो U जो है वो Q से बड़ा है। P वाज नॉट द हाईएस्ट हेयर, ठीक है, P ये था। V सेव्ड मोर गोल्स देन R, V जो है वो मोर देन R है। नंबर ऑफ गोल सेव्ड बाय P वाज लेस देन ओनली 1 गोल कीपर। तो यहां से अगर हम बनाना चाहें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, P इज
P was less than only one goalkeeper, तो P should be at this place. Got it? अब आगे देखो, T saved more goals than U and S दोनों, तो T जो है वो U और S दोनों से बड़ा है, तो T ऐसे करके करो। V जो है वो R से बड़ा है, R जो है वो Q से बड़ा है। देखो आपका ये कैसे आप रख सकते हो यहाँ पे, इसको अगर कंबाइन करो सारे को, सो R ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन S, ओके, और आपका V यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों को कंबाइन, हमारा ये दोनों जब कंबाइन हो रहे हैं यहां से, तो इतना हमने जब किया तो आपका T जो है वो U और S से बड़ा है, राइट? चलो, और Q जो है वो Q से बड़ा है, ये भी ठीक है। नाउ अब ध्यान दो, Q अगर S से बड़ा है, ठीक है, और यहां पे Q अगर S से बड़ा है और T S से बड़ा है, T भी S से बड़ा है, तो आप कैसे T और Q के बीच में यहाँ पे फिर लगाओगे? अब यहाँ पे एक और चीज देखो, ये वाला, हाँ ये वाला यूज करते हैं। U जो है वो Q से बड़ा है, राइट, एंड वी हैव हियर वी हैव T इज ग्रेटर देन U, तो T जो है वो ग्रेटर देन U है, तो T ऐसे बनेगा, बिल्कुल राइट। सो T शुड बी ग्रेटर देन U एंड U शुड बी ग्रेटर देन Q एंड देन ग्रेटर देन S, तो ये हमारा एक सीक्वेंस है। एंड अगेन, क्या T और R के बीच में हमारा कुछ है यहाँ पे? नहीं, हमें पूरा फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, वी कैन ओनली फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम दिस। हमारा मेन आंसर क्या है, हमारा काम ये था फाइंड आउट करना कि क्या T जो है वो ग्रेटर देन Q है कि नहीं है, बस इतना ही, आपको पूरा फिगर थोड़ी क्रिएट करना है। सो इट मीन्स हमारा इससे ये वाला आंसर होगा कि इफ वी आर गोइंग टू कंबाइन एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आवर आंसर, ठीक है। चलिए ध्यान दो, ये नहीं बनाना था, बस दिखाना था कि T Q से बड़ा है, ओके। चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे से हम, 6 persons Anu, Bill, Chand, Dia, Emma and Faiz sit along the corner of a regular hexagon table and face towards the center, ठीक है। Who among the following sit immediate left of Faiz? आपको क्या बोला, हेक्सागन में बैठे, आराम से बनाओ इसको, ठीक है। 6 पर्सन है, सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट को यूज कर रहे हैं हम अभी। Who among the immediate left of Faiz का आपको बताना है, सारे नेम A B C D ही हैं। B sits second to right of A, तो A अगर यहाँ पे होगा तो 1 2 B यहाँ पे होगा। Chand sit adjacent to B, so Chand can be here, Chand can be here. Dia sits second to right of Chand. Emma does not sit adjacent to Anu. So एक बार अगर चांद को यहाँ रखें और दूसरी बार चांद को ऊपर की साइड रखें। सेकेंड टू राइट ऑफ चांद दिया है, सेकेंड टू राइट ऑफ चांद दिया है। ई एमा डज नॉट एडजेसेंट टू, ये तो ई यहाँ आ जाएगा, ई आपका इधर की साइड को कहाँ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, फिर एफ यहाँ आ जाएगा और एफ यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। अब आप कहोगे यस हम तो आराम से हमने सारी अरेंजमेंट बना ली, हमारा आंसर आ गया, बट एक ही केस से, एक ही डेटा से वी हैव 2 पॉसिबल केसेस, दैट्स व्हाई एक कोई पर्टिकुलर आंसर कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो ये हो गया, नहीं मिलेगा। सेकंड से देखते हैं, सेकंड से फाइंड आउट करो। एमा सिट्स एडजेसेंट टू डिया, चांद सिट्स एडजेसेंट टू बिल, डिया सिट्स एडजस्ट सेकंड टू राइट ऑफ चांद, बनाते हैं दिया सेकंड टू राइट ऑफ चांद, ऐसे बनाओगे। फैज सिट्स एडजेसेंट टू बिल, एना डज नॉट सिट एडजेसेंट टू चांद, तो ये तो कैसे भी अभी आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे 2-2 केस बन रहे हैं, ओके, यहाँ पे भी 2-2 केस बन रहे हैं, तो ऐसा करते हैं एक बार दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, यहाँ से आंसर नहीं आ रहा है तो दोनों को एक बार कंबाइन कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड के डेटा को। नाउ यहां से देखो, सेकंड टू राइट ऑफ सी डी है हमारे पास, ई बी और सी, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है, और बिल जो है वो सेकंड टू राइट ऑफ अनु है, चांद जो है वो बिल के बगल में है, ओके। तो ऐसा करते हैं, इस वाली दोनों को जब हम कंबाइन करें तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ए सेकंड टू राइट बी, ओके,
एक में चांद यहां हो गया, एक में चांद ऊपर हो गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे से दिया सेकेंड टू राइट ऑफ, इसको डी यहाँ पे बना दिया, इसका डी यहाँ पे बना दिया। एमा सिट्स एडजेसेंट टू दिया, सो एमा शुड बी एट दिस प्लेस, एमा शुड बी एट दिस प्लेस। चांद सिट्स एडजेसेंट टू बिल, ये तो हो गया। दिया राइट ऑफ चांद, ये भी हो गया। फैज सिट्स एडजेसेंट टू बिल, फैज को एडजेसेंट बैठना है, तो यहाँ पे फैज के लिए कोई प्लेस नहीं है, दिस केस विल बी कैंसल्ड है, एंड फैज का ये वाला प्लेस है, तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है और हमारा आंसर आ गया। कहाँ से आया? फर्स्ट और सेकेंड को मिला करके आया। ओके चलो, सो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले को किया सेम वैसे ही, दूसरे को किया नहीं आया, दोनों को कंबाइन करो, आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 persons A, B, C, D and G are sitting around a circular table having 8 seats such that one of the vacant seat। अब इनमें से एक सीट वैकेंट है और सारे सर्कल में बैठे हैं। The vacant seat is to the immediate left of A, ये भी दिया हुआ है। All are facing towards center। आपको बताना है कि हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन G एंड F व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ F। सिंपल मीनिंग है, सबसे पहले G और F को फिक्स करना पड़ेगा, इसका सिंपल मीनिंग ये है, तब जाके आपको G और F के बीच में कितने पर्सन है राइट ऑफ F से पता चल जाएगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेटमेंट हियर। चलो हमारे पास 8 सीट्स हैं, तो 8 सीट्स के हिसाब से यहाँ पे बनाओ, ठीक है। F सेट सेकेंड टू राइट ऑफ A, F जो है सेकेंड टू राइट ऑफ A है, तो अगर A यहाँ हो गया, उसके इमीडिएट लेफ्ट आपका एक वैकेंट सीट है, इमीडिएट 1 2 F आपका यहाँ पे आना चाहिए, एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, तो F जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D है, D यहाँ आएगा। 1% D और G के बीच में है, तो G कैन बी हेयर, G कैन बी हेयर, दोनों साइड आ सकता है। B ऑपोजिट टू G, तो अगर G यहाँ आएगा तो B यहाँ आ जाएगा, और B यहाँ आएगा तो G यहाँ आ जाएगा, कहीं भी हो सकता है। C एंड D आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, चलो C और D जो है वो एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ पे C यहाँ आ जाएगा, ओके फिर E यहाँ आ जाएगा। बाकी करना क्या है, जो मेन काम था आपका इमीडिएट F और G के बीच में लोगों का बताना, वो तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज पोजिशन इज नॉट फिक्स्ड ऑफ G, है ना। सेकेंड को देखते हैं, अब यहाँ से सेकेंड को देखो, D सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ A, तो अगर A यहाँ आता है, इसके इमीडिएट लेफ्ट वाला सीट वैकेंट है, 1 2 3 D यहाँ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट B सीट्स थर्ड सीट टू द लेफ्ट ऑफ, तो 1 2 3 B यहाँ पे आ जाएगा। 1% सिट बिटवीन E एंड F बट नीदर E नॉर F सिट्स एडजेसेंट टू A, E और F जो दोनों ही हैं यहाँ पे A के बगल में नहीं बैठेंगे, पहली बात तो, ठीक है। E एंड F आर नॉट एडजेसेंट टू वैकेंट सीट ऑल्सो, इट मीन्स EF यहाँ नहीं आएगा, EF यहाँ नहीं आएगा, तो दोनों के लिए एक जगह ये दोनों है सिर्फ, और उन दोनों के बीच में एक पर्सन है, सो इट मीन्स या तो E यहाँ आना चाहिए, या तो F यहाँ आना चाहिए, या तो E यहाँ तो F। गॉट इट? इतना होगा क्लियर? चलो तो E और F का ऐसे हो चुका है, बाकी हमारे पास C और G के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई हम सेकंड से भी आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेट्स कंबाइन बोथ द डेटा। अब फर्स्ट और सेकंड को हम मिक्स कर रहे हैं, ध्यान से देखो, तो जहां से जो बना हुआ है, अगर यहां से हम बनाएं तो अगर मिक्स हो पा रहा है तो देखो, अगर A यहाँ है तो D क्या दूसरे वाले में भी सेम बन रहा है ना? यस बन रहा है। B यहीं आ रहा है और इसके बगल पे F है, दोनों को हमने मिक्स किया, ठीक है। और आपका B और G जो है वो एक दूसरे को ऑपोजिट हैं, तो G will be at this place, F will be at this place। F की राइट डायरेक्शन से we can दोनों के बीच में we can find out the number of person। It means दोनों को कंबाइन करके आंसर आ रहा है, बाकी को नहीं करना। F और G जहां फिक्स हो गए वहीं खत्म, ओके चलो। तो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे ही सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, एंड नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ डेटा सफिशिएंसी। आप आराम से कर पाओ उसको, ठीक है। तो पेशेंस रखना है इन टाइप के क्वेश्चंस में भी, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है पहले तो ऐसा नहीं कि डेटा सफिशिएंसी में अगर आपको सिर्फ टॉपिक आता है तो भी आप कर पाओ, नहीं, एग्जाम में उसी क्वेश्चन को पिक करना है जो क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की है, एंड डेटा सफिशिएंसी की जब प्रैक्टिस हो जाए तभी जाके मार्क करिएगा इस एग्जाम में, ओके। सो ऐसे जरूर आपको टॉपिक मिलेंगे डेटा सफिशिएंसी में भी, जहां पे आप आराम से आंसर फाइंड आउट कर पाओगे विद एक्यूरेसी, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद आवर नेक्स्ट चैप्टर।